एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फाइल, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, ऑफ एबव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। और किस कमेटी की सिफारिश पे एनसीएफ 2005 को लाया गया? तो स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिश पे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। कौन थे अध्यक्ष? प्रोफेसर यशपाल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और निर्देशक कौन है? तो निर्देशक जो थे वो आपके कृष्ण कुमार जी। कुल कितने सदस्य थे अगर पूछे तो कुल 35 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष और निर्देशक भी शामिल हैं। कितने अध्याय है? 5 अध्याय है। कितने फोकस बिंदु है? तो 21 फोकस बिंदु है। कितने मार्गदर्शक सिद्धांत है? तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है। एनसीएफ 2005 का अगर शीर्षक पूछे क्या है, या इसका शीर्षक है शिक्षा बिना बोझ के। क्या है शीर्षक? शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के। निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशराज, प्रोफेसर यशराम, प्रोफेसर यश कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे, जिसमें निर्देशक और अध्यक्ष भी शामिल है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा, कोई भी भाषा। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा होनी चाहिए बालक की, वो बालक की मातृभाषा होनी चाहिए, या फिर बालक की स्थानीय भाषा में आपको शिक्षा देना है प्राथमिक स्तर पे। तो यहाँ पे मातृभाषा नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए लगाएंगे स्थानीय भाषा। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? रटन पद्धति से युक्त, रटन पद्धति से मुक्त, तनाव व बोझ से युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ के अनुसार जो है वो शिक्षा आपकी रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। रटने पे नहीं, करके सीखने पे जोर दिया गया है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए बाहरी स्कूली जीवन से, कक्षा से, परिवार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जो है बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। गणना करने की क्षमता का विकास करना ये गणित शिक्षण का उद्देश्य है। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। संज्ञानवाद से, रचनावाद से, अनुदेशन से, उपरोक्त सभी।
तो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ जो है वो रचनावाद से प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पे बल देता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पे नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा पे बल देता है। किस पे? बाल केंद्रित शिक्षा पे। तो ये तो गलत हो गया आपका। स्वयं करके सीखने पर बिल्कुल सही है। रटने की प्रक्रिया पे नहीं, रटने की प्रक्रिया से मुक्त होनी चाहिए शिक्षा। बच्चों को स्वयं करके सीखने दीजिए, उनके ज्ञान को जो है स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़िए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सेकंड सही है। एनसीएफ 2005 में कुल कितने सदस्य थे? सदस्य की संख्या बताइए। तो सदस्य की संख्या कितनी थी? 5। एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय बताना है आपको। तो 5 अध्याय हैं। कितने मार्गदर्शक सिद्धांत है? तो मार्गदर्शक सिद्धांत भी 5 ही है। फोकस बिंदु कितने हैं? तो 21 फोकस बिंदु है एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक है शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना शिक्षक के, शिक्षा रटने के साथ, शिक्षा बिना बोझ के। तो एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? सभ्यता और शिक्षा, सभ्यता की प्रगति, सभ्यता और प्रगति, प्रगति के साथ सभ्यता। तो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? गणना करने की क्षमता का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, मानसिक जागरूकता विकसित करना। देखिए, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? गणना करने की क्षमता का विकास करना। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए नेता के रूप में, शासक के रूप में, भाई के रूप में, सुविधादाता के रूप में। तो शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, यानी इन्हें बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध करानी है। बच्चा, मान लीजिए किसी बच्चे को आप कुछ पढ़ा रहे हैं, वो एक विधि से नहीं सीख पा रहा, तो आप उसे दूसरी विधि से पढ़ाइए। दूसरे से नहीं सीख रहा है तो तीसरी विधि से, उससे आपको सुविधा प्रदान करना है, यानी सीखने में हेल्प करनी है। यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध न हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? आर्टिकल 320, आर्टिकल 330, आर्टिकल 340, आर्टिकल 350। तो आपको पता है कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक भाषा के विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे 343 और 51 के बीच में आपका 350 आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था? 1998 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सब लोग को हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, सभी। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में जो है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, सभी सुधार को सुझाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनपीई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यालय शिक्षा का अब तक का जो नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है वो है आपका एनसीएफ 2005। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, अधीनस्थ बोर्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, सभी। तो एनसीएफ 2005 में जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण पे अधिक बल दिया गया है। पहले बच्चे को आपको उन चीज़ों के बारे में बताना है जिसके बारे में उन्हें ज्ञात है, फिर उसके बाद आपको अज्ञात चीज़ों के बारे में बताना है। इसी तरह आपको पहले उन चीज़ों के बारे में बताना है जिन चीज़ों को वो प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, फिर उसके बाद अमूर्त चीज़ों के बारे में, अमूर्त यानी जो दिखाई ना दे, जो सामने नहीं है, उनके बारे में फिर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का, फ्रेंच भाषा का। तो कैरिकुलम जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का ही प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि लैटिन भाषा जो है वो मृत भाषा है। मृत भाषा का क्या मतलब है कि इसमें व्याकरण की खोज नहीं की जाएगी, तो जो शब्द है उसका अर्थ जो 1000 साल पहले था वही आज भी है, वही आपका आगे भी रहेगा, यानी इसका अर्थ परिवर्तित नहीं होगा। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? SCERT उदयपुर, SIERT उदयपुर, NCERT नई दिल्ली, NHRD दिल्ली। तो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला जो है एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये जो लैटिन भाषा है ना, इसका ये इतना मतलब है कि इसमें जो शब्द का अर्थ है वो परिवर्तित नहीं होता, इसीलिए हम लोग लैटिन भाषा का उपयोग करते हैं। निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा या सभी। तो एनसीएफ 2005 में जो है विज्ञान के लिए शिक्षा पे भी बात की गई है, विकास के लिए शिक्षा पे भी बात की गई है और शांति के लिए शिक्षा की भी बात की गई है। तो हम किस ऑप्शंस को टिक करेंगे? ऑप्शन डी को उपयुक्त सभी। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक,
कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, उपयुक्त सभी। तो एनसीईआरटी 2005 में कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ऐसा सुधार के लिए सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही है। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक की सुविधा के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बालकों को पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखो, शिक्षक की सुविधा के लिए नहीं पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। जैसे अभी आप जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास सिलेबस ना हो तो क्या आप सीटेट पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे ही कुछ भी पढ़ने से आप सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको कोई भी एग्ज़ाम पास करना है, क्लियर करना है, तो आपके पास उस एग्ज़ाम का सिलेबस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, ताकि आप पता कर सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। एनसीईआरटी 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? ज्ञान, सूचना, समझ, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीईआरटी 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए हमें। हर सूचना जो है वो ज्ञान नहीं होता, यानी एवरी इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो नॉलेज नहीं होती है। एनसीईआरटी 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान करना। देखिए, कहीं भी आपको किसी भी ऑप्शन में रटना, याद करना, कंठस्थ करना, बार बार दोहराना, ये शब्द दिखे तो आप उस ऑप्शन को कट कर दीजिए। अच्छी वायु परीक्षाओं का आयोजन बिल्कुल गलत है। कला शिक्षा का उद्देश्य ये थोड़ी ना है कि आप बाहर परीक्षाओं का आयोजन करें, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना नहीं, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक विकास को विकसित करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, भौतिक संसाधनों को। तो गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत जो महत्व दिया गया है वो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, परिवार की असफलता को। यदि कोई बच्चा फेल होता है तो वो स्कूल की असफलता को दर्शाता है। बच्चा फेल हो गया इसका मतलब स्कूल की जो व्यवस्था है वो फेल हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सीखना जो है वो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब आप लोग बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? सभी लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।